तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संविधान का भाग 1। क्या भाई? भाग 1 है ना। तो संविधान का जो भाग 1 है इसमें 4 आर्टिकल हैं, यानी ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें समावेशित किए गए हैं। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इस भाग का नाम है भारत एवं इसका संघ क्षेत्र, ठीक है। तो पहला आर्टिकल लिखेंगे आप। पहला आर्टिकल नंबर 1 समझते हुए चलेंगे हम लोग। नहीं, 1 2 3 4 अलग अलग है ना। भाग 1 में 4 आर्टिकल है ना। भाग 1 में कितने आर्टिकल है? 4। अब ये चारों इंपॉर्टेंट हैं अभी। हाँ, मतलब इस ये वाला जो एग्जाम है ना, इसमें मुझे लगता है चारों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भारत का नाम अभी तक इंडिया यूज होता था और अभी कुछ दिनों पहले भारत यूज होने लग गया। तो ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हो गया? आर्टिकल नंबर 1 से रिलेटेड हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो गया? करंट में आ गया। अब करंट में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी चीज करंट में आ गई वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है वो कह रहा है भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल खत्म, इतना ही है। इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल खत्म हो गया इतना बोलने के बाद। अब इसके बाद जो भी बातें हैं ना वो हमारी और आपकी समझने वाली है, मतलब, ठीक है। तो अब क्या लिखा है इसमें? क्या बात बोली गई है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। होगा कि वे? होगा। संविधान बनाने वाले तो बना रहे हैं ना उसको, ठीक है। अच्छा है अभी की बात है, पर होगा अभी और आगे तक की बात है। अच्छा, दूसरी बात, जब संविधान सभा बैठी तब भारत बना है क्या? भी बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो उनकी भाषा तो वही होगी ना, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या लिखा है? संघ है, और अंग्रेजी में क्या बोला है? यूनियन। जबकि संघ का अंग्रेजी तो होता है फेडरेशन। तो संविधान निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती थी? आती होगी, ये तो तय बात है। संविधान सभा में चले गए हैं तो ऐसे मुंह उठा के तो पहुंचे नहीं होंगे। तो उन्होंने फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग होने से राज्यों को संघ से यानी केंद्र से अलग होने की इजाजत मिल जाती है। जहां पर भी फेडरेशन होता है, समझना, फेडरेशन में इंडिविजुअल को अलग होने की परमिशन होती है, जबकि यूनियन में इंडिविजुअल को अलग होने की परमिशन नहीं होती है। कारण समझ में आया? तो अंग्रेजी में हमने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? फेडरल। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है, अमेरिका से नहीं। अमेरिका में संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि वहां के राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं, जबकि कनाडा में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि वहां के राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमने संघीय व्यवस्था कहां से ली? ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कनाडा से ली। तो कनाडा से क्यों ली? आप कहोगे कैसे पता कनाडा से ली हमने? तो कहोगे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग है। संविधान निर्माताओं ने यूनियन का प्रयोग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कनाडा से ली। अगर फेडरल का प्रयोग करते तो हम क्या कहते? अमेरिका से ली। समझ गए? क्लियर? मैंने क्या बोला? लाइन केवल एक लिखी है लेकिन समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है।
अच्छा चलो ठीक है, एक और बात हो गई, चलो अलग होने की इजाजत नहीं है, इसलिए यूनियन शब्द आया, है ना। अच्छा एक और बात है, अब मुझे बताओ यहां पे भारत के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है? भारत राज्यों का संघ होगा हिंदी, अंग्रेजी में क्या है? इंडिया, दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। शब्द का पोस्टमार्टम करो, चीड़ फाड़ करो इसकी। मैंने बोला आर्टिकल में लाइन एक ही है, आप कितना समझ सकते हो वो, है ना। मैंने कहा सुरेश उर्फ रमेश, क्या लगाया मैंने? उर्फ, मतलब एक व्यक्ति के दो नाम हो गए। तो अगर आप भारत को ऑफिशियल नेम से जानना चाहते हैं, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या है भारत के, तो दो है, क्या? इंडिया, दैट इज भारत। अब घर पे नाम है सुरेश उर्फ, बोलो बोलो क्या बोला था मैंने अभी? रमेश। सुरेश उर्फ रमेश ऑफिशियल नेम। घर पे उसको चिन्नू बोलो, मुन्नू बोलो, चिंटू बोलो, पिंटू बोलो, कुछ भी बोलो, पर क्या वो ऑफिशियल नेम होगा? नहीं, ऑफिशियल नेम तो यही दो हैं। तो इंडिया के दो नाम है ऑफिशियल, इंडिया, दैट इज भारत। अब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंडिया भी लिख सकते हैं और भारत भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब आप देखो, भारत सरकार जब भी किसी के साथ में ट्रीटी साइन करेगी तो या तो इंडिया लिखा होगा या भारत लिखा होगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम लिखा है? घर का नाम कि स्कूल का नाम? स्कूल में कुछ, स्कूल में जो बोलते हैं वही डॉक्यूमेंट्स में आता है, घर में कुछ भी बोलो। अब भारत के घर के नाम क्या है? हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भरतखंड, जम्बू द्वीप, ब्रह्मर्षि देश, हैं और भी हैं सप्त सैंधव प्रांत। तुम्हें जो बोलना है वो बोलते रहो, पर ये सब घर के नाम है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या है? इंडिया और भारत, दो नाम हो गए। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से तो अगर भारत नाम कर दिया है तो उस पर कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि संविधान ने इजाजत दी है भारत नाम यूज करने की। ठीक, आप अपना स्टैंड रख पाओगे अब इस बात पे है कि संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में दोनों नाम का जिक्र है। अब रमेश उर्फ सुरेश है तो तुम सुरेश भी लिख सकते हो, रमेश भी लिख सकते हो, है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह पे क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? अच्छा, यूनियन का प्रयोग करने से किसके नजदीक हो गए? कनाडा। और फेडरल का कर लेते तो अमेरिका के हो जाते। देखो ये बात भी आपको पता चल गई। आप बिल्कुल संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के ज्ञाता आप ही हो गए अब, है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 हो गया, एक आर्टिकल खत्म। आर्टिकल नंबर 2 चल, बहुत ध्यान से समझना। आर्टिकल नंबर 2 जो है ये नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। मतलब अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत का क्षेत्र नहीं है, सिक्किम अभी भारत का क्षेत्र नहीं है क्या? अच्छा, ये बात है। तो ऐसा कोई क्षेत्र जो अभी भारत का क्षेत्र नहीं है, बिटिया, ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत का क्षेत्र नहीं है, टेरेस्ट्रियल एरिया विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया नाउडेज, राइट? तो ऐसा क्षेत्र यदि भारत में मिलाना है तो इसको मिलाने का अधिकार
जिस आर्टिकल के तहत संसद के पास है वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 2। कोई तकलीफ है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कोई एरिया भारत में मिलाना है, जैसे पाकिस्तान मान लो ये कह दे कि हमसे हमारा देश नहीं समझ रहा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस देश में जितने प्रधानमंत्री रहे ये सब विदेश में सेटल्ड हो गए। कोई भी प्रधानमंत्री वहां का पाकिस्तान में नहीं रहता, और पाकिस्तान में आज दिन तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। बीच में या तो जेल चला गया या फिर दुबई सेटल हो गया। उनकी इंटरनल व्यवस्थाएं हैं इतनी अच्छी, वहां आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि आर्मी कब्जा कर लेती। हाँ चलाती है ना, सुना क्या? सही सुना है आपने, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब किसी एरिया को अगर आपको मिलाना है भारत में तो ऐसा नहीं है कि कैसे भी मिला लो, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया 5 तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से? 5। ठीक है, चलिए समझेंगे। लिखेंगे भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का प्रयोग करके किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। कानूनों का प्रयोग करके किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। ये कानून निम्नलिखित हैं। पहला कानून है अध्यर्पण। पहला कानून क्या है? अध्यर्पण। समझो जरा, अगर कोई देश जो संप्रभुताधारी है, कैसा है? संप्रभुता। अब वापस से वही बात आ गई, मैडम क्या मतलब होता है संप्रभुता का, बताइए। हे प्रभु तुम्हारे को तुमको सब समर्पण है। भारत पर कोई किसी दूसरी शक्ति का प्रभुता नहीं। प्रभुता, प्रभुता मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? किसी का अधिकार ना हो। ठीक है, संप्रभुता, देखो इस शब्द को जरा समझ लो, इसको सोवरेनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। इट मींस दैट कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली आप कंप्लीट फ्री हैं टू परफॉर्म एनीथिंग। आप किसी भी काम को करने के लिए आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं, इसको बोलते हैं संप्रभुता। तो जब कोई किसी के पास संप्रभुता है, हमारे देश में सरकार को संप्रभुता देती है जनता। अभी आप चुनाव में जो वोट दे रहे हैं, वोट के साथ आप संप्रभुता भी दे रहे हैं उसको, क्या हमारे ऊपर तुम राज्य करो 5 साल तक, यही तो अधिकार दे रहे हो, और क्या दे रहे हो आप बताओ, है ना? तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में आप कंप्लीट फ्री हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? संप्रभुता। तो अगर कोई ऐसा देश है जो संप्रभु है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में फ्री है, जनता भी उसके सपोर्ट में है, ऐसे देश का मुखिया अगर अपनी इच्छा से अपनी संप्रभुता को भारत में विलय कर देता है तो उसे अध्यर्पण कहा जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? किसी देश की संप्रभुताधारी सरकार अपनी संप्रभुता का विलय भारत में कर दे, मान लो बांग्लादेश की संसद अपनी संसद में एक ऑर्डिनेंस पास कर दे कि आज से हम भारत में हैं, तो फिर बांग्लादेश किसका हिस्सा हो जाएगा? भारत। समझ में आ गई? ठीक है, लिख लो। जब कोई संप्रभुताधारी सरकार शक्ति अपनी संप्रभुता का विलय भारत में कर दे, अपनी संप्रभुता का विलय भारत में कर दे, तो वह क्षेत्र भारत का माना जाएगा, है ना? जो आपने बोला था सिक्किम, सिक्किम इस तरीके से मिला है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लो, इसी तरह से
सिक्किम का विलय भारत में हुआ है। इसी तरह से सिक्किम का विलय भारत में हुआ है। चलिए, इसके बाद आ गया है उपवृद्धि, अगली अगली हेडिंग है। उपवृद्धि देखेंगे, जब प्राकृतिक कारणों से कोई दूसरा क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो इसे उपवृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक कारण से कोई दूसरा क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो इसे उपवृद्धि कहा जाता है। इधर समझो सब लोग, एक नदी है मोहरी नदी। कौन सी नदी है? मोहरी नदी। ये मोहरी नदी का जो बीच का सेंटर है, नदी बह रही है, उसके बीच का सेंटर जो है ना, उस साइड वाला इलाका बांग्लादेश है, उस साइड वाला भारत है। यानी नदी के सेंटर को ही हमने देश की सीमा मान लिया। ठीक ठीक, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मोहरी नदी बह रही है, पहाड़ों में है, पहाड़ों के पास उतर दिए, अब ये बहते बहते ऐसी बहने लग गई कुछ सालों बाद, है ना। वैसे वहां बहने लग गई ना। तो अब मुझे बताइए कि एक सेंटर तो ये था, अब नया सेंटर क्या डेवलप हो गया? तो ये वाला इलाका किसको मिल गया? समझ में आई कहानी कि नहीं आई? तो इसे कहेंगे हम उपवृद्धि। हमने वाला भी एग्री होना चाहिए ना कि सामने वाला एग्री वाली बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून है ये। अब ये नदी बहते बहते अगर ऐसी आ जाती तो भारत का इलाका चला जाता। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा हुआ, कहीं कहीं पर नदी ऐसी घूमी, कहीं कहीं पर ऐसी घूमी, तो कुछ इलाके भारत में आ गए, कुछ इलाके बांग्लादेश में चले गए। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो दीदी को लेकर गए थे बांग्लादेश। दीदी पता है? ममता दीदी, है ना। और उधर शेख हसीना थी, इधर दीदी, दोनों के बीच में बेचारे मोदी जी, है ना। ना दीदी सुन रही, ना शेख हसीना, शेख हसीना, है ना। तो मामला आपने सुना होगा ना इसके बारे में, है कि कुछ एरिया भारत का बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ एरिया बांग्लादेश का है। वो कौन सा गलियारा था? 2 बीघा गलियारा, 6 बीघा गलियारा, सुना होगा ना। आप नहीं सुना होगा, आप लोग व्यस्त रहते हैं, मैं समझ सकता हूं। अब सुनना घर जाके, ठीक है। ये इलाका दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इस बात पे विवाद भी है। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अभी हुआ है वो, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो उनको कुछ एरिया पाकिस्तान को देना था। उस एरिया का नाम था बेरूबारी। बहुत बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट का, बेरूबारी वाद। तो कुछ एरिया देना था, तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग करके एरिया दे दिया। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया, बोले आर्टिकल नंबर 2 में केवल ये लिखा है कि कोई एरिया ले कैसे सकते हैं, कोई एरिया दे कैसे सकते हैं, ये तो लिखा ही नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। अब भाई साहब जो दे रहे थे वो दे नहीं पाए, क्योंकि देने का तो अधिकार लिखा ही नहीं है। तो संविधान में संशोधन कर दिया, और संविधान में संशोधन करके कह दिया कि दे भी सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, इसी केस का नाम है बेरूबारी वाद।
ठीक है ना। जैसे कच्चातीव द्वीप, सुना आपने नाम कच्चातीव द्वीप है? पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड श्रीलंका को दे दिया है? अरे केरल मांग रहा है का केरल, उस पे मछुआरे जो है ना, उनके लिए बड़ा फेवरेबल कंडीशन है वहां पर, मछलियां बहुत अच्छी पकड़ी जा सकती हैं मछुआरों के लिए। अब वो हमने दे दिया दान में श्रीलंका को, अब तमिलनाडु मांग रहा है वापस के, ले लो फिर से। कैसे ले लें, घनी बेइज्जती हो जाएगी ना। मान लो आपने अपने घर का कोई सामान उठा के मोहल्ले में दे दिया बड़े शान से, जाओ ठीक है ले जाओ, आज से तुम्हारा ही है, हमें जरूरत नहीं है, और 6 महीने बाद आपको उसी चीज की जरूरत लगी, तो आप उससे क्या कहोगे? वापस मांग लोगे क्या? क्या हमें अब हमारा दे जाओ हमें वापस? शर्मिंदगी महसूस होगी ना वापस मांगने में, भले कितनी जरूरत महसूस हो रही हो, फिर खरीद भले ही लो। मतलब एक तरीके से ये होगा कि आप पूरे मोहल्ले में आप गॉसिप का विषय बन जाओगे। फिर वो महिला सब जगह जा जाके बोलेगी, देख रहे हो औकात तो थी नहीं, बड़ी बड़ी बातें करती। होता है ना ऐसा है। और भारत इस समय बड़ा सेंसिटिव होकर के चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए, नाम था I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल नाम था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेम्तेरे ने दी थी, ठीक है, और वो ज्योग्राफी की है, ठीक है। अच्छा, बिग ब्रदर थ्योरी जो इन्होंने दी थी, इसका मतलब है कि भारत जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिग ब्रदर की तरह काम करेगा, बड़े भाई की तरह। बड़ा भाई कैसे चीजों को देता है, कंडीशनल या अनकंडीशनल? अनकंडीशनल है ना। जाओ ले जाओ 1000 रुपए, ले जाओ 10,000 रुपए, इतना इतना बड़ा दिल होना चाहिए बड़े भाई का, ये बात है ना। ठीक है, तो भारत बिग ब्रदर की तरह काम करेगा, यानी भारत सबको देगा, तो उसने एक बार दे दिया तो अब वापस ले सकता है क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत को अपनी धाक जमानी है, दुनिया के देशों को अपने तरफ मोड़ना है, तो जब देगा तब मोड़ेगा ना। भारत को नेता बनना है तृतीय विश्व का, भारत को विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर बनना है, तो उसमें कौन सी भावना सीखनी पड़ेगी? देने की। तुम अगर भीख मांगते रहोगे हर जगह, तो फिर तुम सुपर पावर थोड़ी कहलाओगे, हैं? फिर तो पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी। है शेर वो जो शेरों के सौदे किया करे, और है पाकिस्तान वो जो हर बैंक से कर्जे लिया करे। हर बैंक से कर्जा ले लिया उसने। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल टास्क फोर्स IFTF के ग्रे लिस्ट में है वो, मतलब जो बिल्कुल बर्बाद होने की कंडीशन में होते हैं ना, ब्लैक लिस्टेड होने वाला है, जब उसको कोई पैसे नहीं देगा और खाने को है नहीं उनके पास। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। उपवृद्धि समझ में आ गया है? क्या होता है उपवृद्धि का मतलब? हाँ ठीक है, और एग्जाम्पल मिल लो, जैसे मोहरी नदी के जल कटाव के कारण कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को चला गया। फिर आ गया आवेशन। आवेशन लिख लो, ऐसा क्षेत्र जो किसी देश का ना हो, यदि भारत उस पर कब्जा कर लेता है तो वह भारत का माना जाएगा।
ऐसा क्षेत्र जो किसी देश का ना हो, यदि भारत उस पर कब्जा कर लेता है तो वो क्षेत्र किसका माना जाएगा? भारत का। ठीक है, अब देखो साहब, भारत पीछे पड़ा है। मंगलयान, चंद्रयान, सुना है आपने? है ये मंगलयान चंद्रयान क्यों भेज रहे हैं? पहले से कब्जा करते हैं। क्योंकि अगर कभी मंगल पे बस्ती बनी तो भारत का भी अधिकार होगा। चंद्रमा पे तो प्लॉट कटने ही लगे, आपको पता होगा, नहीं पता आपको? है अरे एक अभिनेता जिसकी डेथ हुई है अभी हाल फिलहाल में, सुशांत सिंह राजपूत, उनका प्लॉट था भाई साहब चंद्रमा पे, चंद्रमा पे प्लॉट है ना। आप लोग भी प्रयास करें, आपको भी मिल सकते हैं। यहाँ धरती पे तो मिल नहीं पा रहे हैं, चंद्रमा पे खरीदवा रहे हो आप। धरती महंगी हो गई है, चंद्रमा पे ट्राई करो आप, वहां पे भी महंगा ही होगा। तो जमीन के भाव किस हिसाब से बढ़ रहे हैं आप समझ लो आप, हैं? तो अब ये मंगलयान और चंद्रयान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एरिया अभी किसी भी देश के नहीं है, इस पर भारत अपनी संप्रभुता पहले से स्थापित करना चाह रहा है। अंटार्कटिका मिशन, सुना है ना आपने? अंटार्कटिका कहां है? कहां है बेटा? इधर ताप्ती नदी के किनारे जाओ ना। कहां है अंटार्कटिका? आप ग्लोब में देखोगे सबसे नीचे जो दिख रहा है ना, वहां पे भारत ने मिशन भेजे, गंगोत्री और ऐसे करके, वहां पे भारत के सेंटर्स हैं। मान लो कभी ऐसा हो कि पूरी धरती समुद्र में डूब जाए और केवल वही वाला हिस्सा ऊपर आए, तो अपन वहां पे भेजेंगे अपने लोगों को, हमारा भी अधिकार है वहां पे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। 3 हो गए, चौथा लिखो, चिरभोग। चिरभोग, जब किसी राज्य क्षेत्र पर भारत लंबे समय तक, जब किसी राज्य क्षेत्र पर भारत लंबे समय तक शांतिपूर्वक अपनी संप्रभुता स्थापित करके रहा हो, तो ऐसा क्षेत्र भारत का माना जाएगा। जैसे पौंडीचेरी, गोवा, माहे आदि। ठीक है, ये पहले किसी और देश के पास थे और वो इनको छोड़ नहीं रहे थे, पौंडीचेरी, गोवा, माहे को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केस चला और उस केस में ये एरिया किसको दे दिए गए? भारत को, क्योंकि लंबे समय तक भारत इस पर अधिकार करके रखे हुए था। ठीक, चलिए अगला है चौथा, युद्ध के द्वारा। गर्मी बहुत ज्यादा है। युद्ध के द्वारा लिख लो, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया। तो समाप्ति कर दिया तो क्या ही पढ़ाऊं। वर्तमान में से क्या कर दिया गया? समाप्त। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से किसी दूसरे क्षेत्र को भारत का क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई तकलीफ है इसमें? आर्टिकल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाप्त हो गया है, तो अभी यदि पाकिस्तान इन केस होता है, पाकिस्तान पर होता है, तो ये
भारत पहले भी भारत कभी भी पाकिस्तान पे युद्ध के माध्यम से अधिकार नहीं करने वाला था। भारत ने 1962 में 1965 में पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया पर अपना अधिकार कर लिया था। 1971 में पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया पर अपना अधिकार कर लिया था, पर दोनों बार में भारत ने वो पूरा एरिया खाली कर दिया वापस, क्योंकि युद्ध के माध्यम से भारत किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करना ही नहीं चाहता था। भारत का अभी तक का कोई भी इतिहास नहीं है कि भारत ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया। अरे हमारी तो आर्मी तक का नाम है डिफेंस। अटैक है क्या? है CDSNDA क्या फुल फॉर्म है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस शब्द पर जोर दो आप। डिफेंस कब होता है? जब सामने वाला अटैक करे तब हम अपना बचाव करें। हम बचाव के लिए सेना है हमारी, नहीं तो इंडियन अटैक एकेडमी होता है। कहीं आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के दिखा दो जिसमें अटैक का जिक्र हो। हमने आज दिन तक कभी किसी देश पर अटैक किया ही नहीं। इसीलिए तो भारत हमेशा शांति की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? कहता होगा कुछ, हम क्या जाने। शांतिपूर्ण से अस्तित्व, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, विश्व शांति की बात करता है। अरे हम वो देश है जो परमाणु बम जो परमाणु बम भी बनाते हैं ना, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, ताकि दुनिया को ये संदेश दे सकें कि ये शांति के लिए है, युद्ध के लिए नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने शांति की बात की है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो हम शांति प्रिय देश, इसलिए हम अटैक के माध्यम से कुछ भी लेंगे ही नहीं। ठीक, चलिए। और फिर देखो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। समय और परिस्थिति बदलती है तो अब के जो बदले तो बदले बदले नजर आएंगे, है ना। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना भी पड़ता है ना। ये कुछ बदलाव आपको दिखाई देंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। शान पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको अगर हम उस देश के निवासी हैं जो पहले शांति की बात करते हैं। 3 दिन तक राम समुद्र के आगे बैठे रहे, विनय करते रहे, अनुनय विनय। फिर तीसरे दिन क्या बोले हैं? विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। है हमारे देश में हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। शस्त्र और शास्त्र। पहले शास्त्र मतलब समझाना, शांति की बात करना, फिर शास्त्र में से एक डंडा निकाल लो बाहर, तो क्या बन जाएगा? शस्त्र, है ना। एक कहावत है, अधिक सिधाई तय बड़ दोषु, यानी अत्यधिक सीधे होना भी एक बहुत बड़ा दोष है। जब आप ज्यादा सीधे होते हैं तो ये क्या है? एक दोष है, एक कमी है। इसलिए अधिक सीधे होना भी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं। थोड़ी
बुराई रहनी चाहिए। बिल्कुल पेवर सोना हो, क्या आभूषण बन सकते हैं? क्यों? शाबाश, क्योंकि एक नरम धातु है वो, तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है? थोड़ा सा इम्प्योरिटी, तो वो क्या हो जाता है? आभूषण बनाने योग्य हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 3 पढ़ेंगे अब हम लोग। आर्टिकल नंबर 3, अभी तक हमने सीखा था कि कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है वो भारत में शामिल होना चाहता है तो हम क्या करेंगे? अब हम सीख रहे हैं कि भारत के इलाके में से कोई नया इलाका बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? आर्टिकल नंबर 3 क्या करता है? आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, लिख लेंगे। इसके तहत वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन किया जाता है। साथ ही साथ नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार भी, नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। वो इसी के तहत हुआ है। कोई भी, जितने भी हुए हैं सब इसी के तहत हुए, है ना। जितने भी राज्य जो है वो अलग अलग हुए हैं, वो इसी आर्टिकल का प्रयोग करके किए गए। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो आप लिख सकते हैं नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया, है ना। पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट। सर्वप्रथम राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, पहला पॉइंट। सबसे पहले किससे अनुमति ली जाएगी? राष्ट्रपति से, है ना। यदि कोई नया राज्य बनाना है या किसी पुराने राज्य के नाम में, क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन करना है, तो पहला काम जो होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति से अनुमति। ठीक है, दूसरा, मंत्रिमंडल संबंधित प्रस्ताव बनाएगा। मंत्रिमंडल संबंधित प्रस्ताव बनाएगा। यह सरकार संबंधित राज्य को भेजा जाएगा, संबंधित राज्य को भेजा जाएगा। ठीक है, कितनी? 3 बातें हो गई। संबंधित राज्य चाहे तो इस पर सुझाव दे सकता है। संबंधित राज्य चाहे तो इस पर सुझाव दे सकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे सुझाव देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, संबंधित राज्य द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, तो केंद्र सरकार इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य
नहीं है। अगला पॉइंट, इसके बाद केंद्र सरकार विधेयक बनाती है। इस विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। अगला पॉइंट, दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, मना नहीं कर सकता। मना नहीं कर सकता। परंतु राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। हाँ, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, देखो, राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर साइन ना करे और वो मना भी ना करे, ठीक है, उसने ये भी नहीं कहा कि साइन नहीं करूंगा और साइन किए भी नहीं, ना हाँ कही ना कही, तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया। उसको जेब में रख लिया, जब इच्छा होगी तब करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया नया राज्य बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं, राष्ट्रपति की परमिशन, उसके बाद प्रस्ताव बनाया जाएगा, प्रस्ताव को उस राज्य को भेजा जाएगा जिस राज्य में परिवर्तन होना है। वो राज्य चाहे तो सुझाव दे सकता है, चाहे तो ना दे। सुझाव देगा तो उसके सुझाव केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार क्या बनाएगी? विधेयक। विधेयक बनाने के बाद दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, परंतु पॉकेट वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक, नोट लगा लो। भारत में नए राज्यों का गठन करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधायिका को नहीं है। भारत में नए राज्यों का गठन करने का अधिकार केवल संसद को है। नए राज्य विधायिका को नहीं। ठीक, ये आपका आर्टिकल नंबर 3 हो गया। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अंतर क्या है? तो किसी राज्य को लिया जा सकता है और तीन में भारत में दूसरा राज्य बनता है किसी राज्य। बिल्कुल सही। देखो, 3 में क्या करेंगे? नए ऐसा एरिया भारत में शामिल होगा जो भारत का हिस्सा नहीं था, और 2 में मैडम पड़ोसी का मकान खरीद लेना, आर्टिकल नंबर 2 है, और अपने ही मकान में ऊपर एक और नया कमरा बना लेना, आर्टिकल नंबर 3।
नहीं आई बात समझ में? मकान के दो टुकड़े कर लेना। अपने ही मकान में नया कंस्ट्रक्शन क्या है? आर्टिकल 3। और बगल वाले का भी मकान खरीद लो, आर्टिकल 2। समझ में आ गया? ऐसा कोई एरिया भारत में मिला लो जो भारत का है ही नहीं, आर्टिकल 2। और जो ऑलरेडी भारत का है उसमें ही काट छांट कर दो। जैसे तेलंगाना नया राज्य बना, तो क्या पहले तेलंगाना की जमीन भारत में नहीं थी? थी। उसमें ही काट छांट करके हमने उसको तेलंगाना बोल दिया है। लेकिन सिक्किम भारत में मिला, पहले था ही नहीं ना सिक्किम, अब मिल गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका ये आपका कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 लिखेंगे और लिखने से ज्यादा समझेंगे। 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन 368 के संशोधन नहीं माने जाएंगे। लिख लो। आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, समझते हैं। देखो सब, इसमें ये कहा गया आर्टिकल नंबर 368 क्या है पहले तो बताओ। संविधान और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। तो मैंने क्या बोला? 2 और 3 के संशोधन, 368 के संशोधन, यानी 2 और 3 में जो भी प्रक्रिया हो रही है इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं है मेरा समझ में है? यानी अगर आप भारत में नए राज्यों का गठन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि संविधान संशोधन हुआ है। फिर एक दिक्कत एक आ गई, क्या? फिर वो तो आर्टिकल 2 की प्रक्रिया है, फिर उससे संविधान संशोधन क्यों मान रहे? राज्यों में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब जब कोई नया क्षेत्र मिलेगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें तो बनाई जाएंगी, और इसके लिए होगा अनुसूची में संशोधन। चार, 3 4 है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब अनुसूची में संशोधन तो संविधान संशोधन के तहत ही होगा, तो उन्हें भारत में शामिल किया गया, इसके लिए संविधान संशोधन नहीं हुआ। उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में स्थापित किया गया, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। कहानी क्लियर हो रही मैडम? नहीं हो रही? इस वजह से उसको संशोधन बोला गया। ठीक है ना? उसको इसलिए 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन नहीं बोला गया। ठीक, वहां पे अच्छा चलो बाहर में जान दो, भारत के निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, उसके लिए भी संविधान संशोधन लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, सिक्किम को लेना पड़ेगा ना उसके अधिकार क्षेत्र में। सिक्किम सुप्रीम कोर्ट में होगा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में सिक्किम का कोई केस आ गया तो केस चलेगा ही नहीं, करना पड़ेगा ना है। किसी ना किसी हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए संविधान संशोधन लगेगा। राज्य के लिए नहीं लग रहा है, पर राज्य की व्यवस्थाओं के लिए तो लगेगा ना है। चलो छोड़ दो, हटाओ। सिक्किम में भारतीय सेना की स्थापना करनी पड़ेगी,
मुझे बताओ, क्या सेना अपने मन से कहीं भी जाकर के रक्षा करने लग जाएगी? उसके क्लॉज में होना चाहिए ना। तो उसकी शक्तियों का विस्तार करना पड़ेगा। उसकी शक्तियों के विस्तार के लिए भी मैं आपको बता दूं, इस देश में कोई भी मंत्री मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक संसद से कानून नहीं बनेगा। उसके लिए कानून बनेगा तो ही कुछ होगा। ठीक है। विवाह करते हो उसके लिए भी कानून है, उसी कानून के तहत विवाह होगा तो ही विवाह माना जाएगा। नौकरी करते हो उसके लिए भी कानून है, उससे दाएं बाएं हो जाओगे नौकरी नहीं मानी जाएगी। अरे इस देश में तुम सांस ले रहे हो ना, उसके लिए भी कानून है। समझ में आ रही बात है? किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा तुम्हारा अगर आधार कार्ड ना हो, कहीं घर नहीं मिलेगा, कहीं यात्रा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम भारत के क्या नहीं होगे, नागरिक। तो कानूनी तो है, जब तक वो कानून के तहत नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। वोट डालने नहीं जा पाओगे, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए भी तुम्हें लाइसेंस बनवाना पड़ता है, गुमाश्ता या कंपनी, कुछ तो बनवाओगे ना, है? तो सबके लिए कानून है। जरूरत से ज्यादा कमा लिया, सरकार को नहीं दिया तो तकलीफ, ने कमाया जैसे ही मीटर चालू रहता है उनका, बाज की नजर है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर सब। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 4 समझ में आ गया। क्या है? 2 और 3 के तहत किए गए जो संशोधन है वो 368 के संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक, ये आपका आर्टिकल नंबर 4 खत्म हो जाता है और ये संविधान का भाग 1 खत्म हो जाता है। ठीक है।